डेट है आज 19 दिसंबर 2020 और आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे लास्ट डे के, जो पिछले दिन के करंट अफेयर पे बेस्ड, और कुछ करंट अफेयर के टॉपिक देखेंगे। ये 10 क्वेश्चन हैं ये वाले, तो ये 10 क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले अपना करंट अफेयर पूरा करते हैं। हम लास्ट में ये 10 क्वेश्चन क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेक्चर के लास्ट में करेंगे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ताकि आपका जो पिछले दिन का लेक्चर है रिवाइज हो जाए क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो आज के टॉपिक देखते हैं क्या है। 12th ग्रह सबमिट हुआ है अभी, उससे रिलेटेड है। ग्रह ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसका सबमिट हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। अभी हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी स्कीम, एक स्कीम चलाई गई है, किसके लिए? हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी के लिए। तो ये क्या है ये देखेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या स्टेट रिफ्यूज़ कर सकता है सेंट्रल लॉ को इम्प्लीमेंट करने से? मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है और स्टेट उसे इम्प्लीमेंट करने से रिफ्यूज़ कर सकता है, इसका आंसर सर्च करेंगे। और आर्टिकल 131 और 254 क्लॉज 2 क्या है, और ये न्यूज़ में थे और किससे रिलेटेड है ये देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 अभी रिलीज़ हुई है, किसने की है, क्या करती है, ये देखेंगे। बिटकॉइन क्या है, इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, एबीयू एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। नेक्स्ट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। तो ये आज के टॉपिक हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रह रेटिंग से। ग्रह क्या है, अभी 12th सबमिट हुआ है ग्रह का 12th सबमिट। ग्रह की फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसका 12th सबमिट इनॉग्रेट किया है, आरंभ किया है किसने? वाइस प्रेसिडेंट ने किया है इसका सबमिट, 12th सबमिट। और ऑर्गेनाइज किसने किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया है ग्रह काउंसिल ने हैदराबाद से। ऑर्गेनाइज किया है ग्रह काउंसिल फ्रॉम हैदराबाद, और इनॉग्रेट किया वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रह काउंसिल को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रेजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स। मतलब जो हैबिटेट का मतलब होता है ये एक तरह से निवास, रेजिलियंट का मतलब फ्लेक्सिबल, रेजुविनेटिंग मतलब तरोताज़ा करना, रेजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स। अब ये पर्पज़ क्या है जो मीटिंग हुई है, इसका पर्पज़ है जी, मतलब एक तरह से लक्ष्य, टारगेट क्या है इसका? सस्टेनेबल और रेजिलेंट सॉल्यूशन देना है, ताकि पूरी इंटायर कम्युनिटी को फ़ायदा हो सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। मतलब इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है उनको प्रमोट करना है, जिससे पूरी इंटायर कम्युनिटी को फ़ायदा हो। और किस लिए करना है वो बाद में देखेंगे। पहले जब ये ग्रह काउंसिल हुई थी, ग्रह क्या है, किस लिए, तब आपको पता चलेगा। तो ग्रह भी देखेंगे हम। उससे पहले इसमें जो सबमिट हुआ है 12th सबमिट, इसमें वाइस प्रेसिडेंट ने एक मैगज़ीन लॉन्च की है शाश्वत नाम से। क्या नाम है? शाश्वत नाम से मैगज़ीन लॉन्च की है। और एक बुक जिसका नाम है 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स, 30 स्टोरी बियॉन्ड बिल्डिंग्स, ये एक बुक और शाश्वत मैगज़ीन लॉन्च की है। अब ये ग्रह है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ग्रह की फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये क्या है, एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है, राष्ट्र का एक रेटिंग सिस्टम है इंडिया का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। कोई भी मान लो बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, बिल्डिंग बनी है कोई भी, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए एक रेटिंग सिस्टम है कि उसको रेट करते हैं कि कैसे इसने जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया है, जो जिससे कम से कम क्या है कि इमिशन में जिसमें इमिशन कम हो। जैसे मान लो एनर्जी जो कम यूज करे, एनर्जी मान लो बिल्डिंग ऐसी बनती है ना कि मान लो गर्मियों में एसी की कम ज़रूरत पड़े, कोई बिल्डिंग बनी है इस हिसाब से बनी है कि ये ऑलरेडी ठंडी रहे, इसकी जो मटेरियल यूज हुआ है वो ऐसा हो कि जिससे कि गर्मियों में बिल्डिंग क्या है कि ठंडी रहे, थोड़ा टेम्परेचर कम रहे। तो मटेरियल वो यूज हुआ है कि नहीं, तो इस बेस पर रेटिंग देती है ये रेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है,
इंडिया ने जो पेरिस एग्रीमेंट में जो कंट्रीब्यूट किया है ना, जिसमें किसके थ्रू, INDC के थ्रू। INDC क्या है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, UNFCC का, UNFCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका हर साल मीटिंग होती है जी। इसका मतलब क्या है, ये पॉल्यूशन को, एक तरह से ये मान लो पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या मेजर्स लेने हैं, इसके लिए मीटिंग होती है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए। तो 2015 में इसकी मीटिंग हुई थी, उसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट के नाम से। कौन सी मीटिंग हुई थी, COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी UNFCC की। कहाँ पे, पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में, 2015 में। तो उसमें रखे थे सब कंट्रीज ने कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे कि कितना हमें ग्रीन हाउस गैस वगैरह कितनी कम करनी है, कितना पॉल्यूशन करना है, कितना कार्बन एमिशन कम करना है। तो उसी को अपनी मर्जी से सारी कंट्रियों ने चूज किया था। तो उसी को बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया का जो ये INDC है, उसमें भी ये हेल्प करेगा बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। क्योंकि जब एनर्जी कम होगी बिल्डिंग में, मतलब कि AC एयर कंडीशन वगैरह कम चलेंगे तो एनर्जी कम खर्च होगी। तो इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के जो ये लक्ष्य रखे हैं यूनाइटेड UNFCC में, जो लक्ष्य रखे हैं इंडिया ने, टारगेट रखा है, इसमें भी हेल्प करेगा। गृह रेटिंग किसने बनाई थी ये देखते हैं। गृह रेटिंग सिस्टम है जो, ये बिल्डिंग को जो रेटिंग देता है, ये तेरी है, एक तेरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, द एनर्जी, T से द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और किसके साथ डेवलप किया था जॉइंटली, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2007 में। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलके दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया था, ग्रह रेटिंग को याद रखना, तेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2007 में। ये क्या है, 100 पॉइंट सिस्टम के पे बेस्ड होती है। किसी भी बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को 100 पॉइंट देती है, उस पर बेस्ड होती है। कुछ पॉइंट इसमें कोर पॉइंट होते हैं, मतलब मान लो इसमें से 10-12 पॉइंट कुछ कोर होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं। हर बिल्डिंग को कोई भी बना रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसको मानने ही मानने होते हैं, अनिवार्य होते हैं बिल्कुल, कि ये तो मानने ही मानने, मैंडेटरी होते हैं। वरना ओवरऑल ये ना ऑप्शनल होता है, जो सारे रेस्ट इसके पॉइंट हैं वो ऑप्शनल, मानो ना मानो, वो इतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट मैंडेटरी होते हैं इसमें, कोर जो पॉइंट होते हैं। गृह काउंसिल क्या है, गृह काउंसिल है एक, उसने क्या है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। उसने एक बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर टूल भी डेवलप किया है। किस लिए, ताकि इस एक टूल है जो एक फ्री टू यूज़ सेल्फ असेसमेंट टूल दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द वर्क प्लेस टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू कोविड-19 के एक्सपोजर से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए एक टूल डेवलप किया है, बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर टूल, गृह काउंसिल ने अभी। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। इसमें सिर्फ इतना ही था। हमें याद क्या करना है कि गृह काउंसिल है गृह सिस्टम है, एक रेटिंग सिस्टम है जो बिल्डिंग को रेटिंग देता है। और तेरी और ने मिलके किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलके 2007 में इसे बनाया था, क्रिएट किया था। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है रिकॉग्निशन स्कीम फॉर हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी। अभी क्या, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना, ये फसई के बिहाफ पे, बीहेस्ट का मतलब होता है जी, बीहेस्ट या बिहाफ दोनों एक ही चीज़ है। जैसे हिंदी में लिखा होता है ना हेतु, कि मैंने मान लो तेरी वजह से कोई काम किया, कहते हैं ना, तेरी वजह से काम किया मैंने, या तेरे करके काम किया, तेरे हेतु काम किया। तो ऐसे ही फसई के बिहाफ पे, बीहेस्ट पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, ये एजेंसीज बनाई हैं। कौन सी, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज। ये क्या करेंगी, स्वास्थ्य, हाइजीन का मतलब है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हाइजीन रेटिंग सिस्टम है उसको इंक्रीज़ करेंगी। मतलब जैसे मान लो कोई फूड
जो फूड कोई कंपनी बनाती है या कोई रेस्टोरेंट फूड प्रोवाइड करता है उसकी रेटिंग देना कि कितना इसका फूड सही है कितना नहीं है। ठीक है, तो ये काम करेंगी हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज। ये फसई के बेस पे बनाई है, याद रखना। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फसई के बिहाफ पे बनाई है। फसई की फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लो, क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फसई कब बना था? 2006 में बना था, 2000 के एक्ट में बना था फसई एक्ट। फसई एक्ट 2006। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फसई। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी न्यूज़ क्या है ये देखते हैं। तो फसई का इनिशिएटिव है एक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम। ये क्या करती है? ये भी जो फूड की क्वालिटी क्या है, कितना स्टैंडर्ड है, हाइजीनिक सिस्टम क्या है। मान लो कोई फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है या कोई रेस्टोरेंट है, कोई सप्लायर है फूड का या कोई शॉप है, वो फूड अच्छा प्रोवाइड करती है या नहीं, तो उसकी रेटिंग देती है एक तरह से। ताकि क्यों फ़ायदा क्या है? ताकि जो कंज्यूमर है ना, कस्टमर, उनको पता लग सके यहाँ पे हाइजीनिक सिस्टम फूड का क्या है और उस बेस पे वो फैसिलिटी अवेल कर सकें। जो फूड हाइजीन और सेफ्टी कंडीशन है फूड की, उनका पता लग सके, फूड हाइजीनिक एंड सेफ्टी कंडीशन का। इसलिए याद रखना ये फसई की स्कीम है, ये फूड हाइजीनिक रेटिंग स्कीम। और इसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या शुरू किया है? हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज को अप्रूवल दी है। अब इससे क्या, क्योंकि कंज्यूमर को पता लग सके, रेटिंग देते हैं 1 to 5 स्माइले देते हैं। स्माइले का मतलब होता है, स्माइले ऐसे होते हैं, आपने देखोगे जैसे इमोजी आप भेजते हैं ना, हंसने का रोने का इमोजी जैसे होते हैं आपके, ये वगैरह ऐसे होते हैं ना आपके फ़ोन में, तो ऐसे स्माइले होते हैं, स्माइलेज ऐसी, जो एक वही होते हैं स्टिकर से स्माइले देगी 1 से 5 रेटिंग तक। तो ये डिस्प्ले करेगा कि कहाँ यहाँ पे रेटिंग, मतलब फूड की जो क्वालिटी है कैसी है, ताकि कंज्यूमर को पता लग सके और उसके हिसाब से वो अवेल कर सकें। ये एम इसका यही है कि जो कंज्यूमर है उनको इन्फॉर्म्ड चॉइस दे सके फूड आउटलेट्स पे। फूड आउटलेट्स का मतलब जी शॉप वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, जो भी ईटिंग ड्रिंकिंग का जो फूड दे रहे हैं। क्योंकि ये फसई है ना, जो फसई है, फसई के बारे में मैंने बताया। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 के एक्ट से बनी थी। एक्ट से बनी है यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, सांविधिक बॉडी है, सांविधिक संस्था है स्टैच्यूटरी बॉडी। तो ये क्या है कि फूड से रिलेटेड, फूड या ड्रिंकिंग जितनी भी चीज़ें, पीने की चीज़ें, खाने की चीज़, उन पे स्टैंडर्ड सेट करती है। पूरे कंट्री में स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह बनाती है कि फूड की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो यही है इसमें कि जो हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी, वेरीफाई करेंगी जो फूड हाइजीन है और सेफ्टी प्रोसीजर को, जो फसई ने प्रोसीजर वगैरह सेट किए हैं ना, तो उनको वेरीफाई करेगी ये हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई है। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है ये देखते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये 1997 में बनाई गई थी। 1997 में किसने एस्टेब्लिश की थी, किसने बनाई थी? ये किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 3 एसोसिएशन ने मिलकर। कौन सा? एसोचैम, सीआईआई और फिक्की। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। एंड फिक्की की क्या फुल फॉर्म है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तीनों क्या है? एसोसिएशन है। एसोसिएशन क्या होते हैं? जैसे मान लो किसान की एसोसिएशन होती है ना, फार्मर की, या लेबर की, लेबर यूनियन एसोसिएशन। ये कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है। ऐसी मान लो जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उद्योग, जो फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, उनके कंसर्न प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए एसोसिएशन बनाई गई हैं ये लोगों ने मिलकर ऐसे। तो ये सिर्फ कोई गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, ये एसोसिएशन है, याद रखना, इंडस्ट्री एसोसिएशंस। तो गवर्नमेंट ने और इन तीनों ने मिलके, एसोचैम, सीआईआई और फिक्की ने मिलके इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया था 1997 में। और ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस किस मंत्रालय के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, कौन सा, DIPP। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, ये डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम चेंज हो चुका है, DIIPT है इसका शायद, ये देख लेना। ये इसके अंदर काम करती है। और जो इसका जो DIPP का जो वो होता है ना, क्या होता है, सेक्रेटरी हो जाता है जो इस डिपार्टमेंट का, वो ही क्वालिटी ऑफ काउंसिल का चेयरमैन होता है। याद रखना, चेयरमैन कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मिनिस्टर जो होता है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो इसका चेयरमैन नहीं होता। अगर स्टेटमेंट में हो तो गलत हो जाएगा। इसका चेयरमैन होता है जो DIPP का, इस डिपार्टमेंट का, जो इस मिनिस्ट्री के अंदर है, उसका जो सेक्रेटरी होता है वही क्वालिटी ऑफ काउंसिल इंडिया का चेयरमैन होता है। क्वालिटी ऑफ काउंसिल का यही ऑब्जेक्टिव है, मतलब टारगेट क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, प्रमोट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या स्टेट रिफ्यूज़ कर सकता है सेंट्रल लॉ को इम्प्लीमेंट करने से। कैन स्टेट रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉज। मान लो कोई सेंट्रल ने कानून बनाया है, तो स्टेट इम्प्लीमेंट करने से, उसे लागू करने से स्टेट में रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है। इसके बारे में न्यूज़ है ये। अभी हुआ क्या है, क्यों था, अभी दिल्ली असेंबलीज है, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया अपनी असेंबली में, विधानसभा में, जो अभी कृषि कानून बनाए गए ना 3, जिनकी वजह से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, तो जो भी वो एग्रीकल्चरल लॉ बनाए उन्हें रिजेक्ट कर दिया है दिल्ली की असेंबली ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी क्या वर्डिक्ट दिया था, किसानों को प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली कर सकते हैं, शांति रूप से, हिंसा नहीं फैलाएंगे, वायलेंस नहीं फैलाएंगे। मेन इशू है क्या, एक्सपर्ट बोल रहे हैं क्या, कि जो ये एग्रीकल्चर लॉज बनाए हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो ये कृषि कानून बनाए हैं 3, ये क्या है कि स्टेट का राइट को, जो स्टेट का राइट है ना, स्टेट का जो राइट है कानून बनाने का, उसको वायलेट करते हैं, इन्फ्रिजमेंट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। कैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ये कानून बनाए हैं, और एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट। आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, और उसमें से 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। कौन कौन सी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पे लॉ बना सकती है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है जनरली। एक्सेप्शनल केसेस में यूनियन भी बना सकता है, लेकिन जनरली स्टेट ही बना सकता है। और कंकरेंट में दोनों, स्टेट और यूनियन। तो एग्रीकल्चर किस में है, देखो, मेन सब्जेक्ट ऑफ द 3 एक्ट्स एग्रीकल्चरल है इसका, एग्रीकल्चर एंड मार्केट। जो तीनों कानून बनाए हैं जिनकी वजह से अभी किसान कानून चल रहा है, उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर एंड मार्केट है। और ये दोनों सब्जेक्ट किस में आते हैं, एग्रीकल्चर एंड मार्केट, ये स्टेट सब्जेक्ट हैं। 7th शेड्यूल में ये स्टेट सब्जेक्ट हैं, मतलब इन पे स्टेट ही कानून बना सकता है। तो अब क्या, सेंटर ने इन पे लॉ बनाए, इसलिए ये माना जा रहा है कि सेंटर ने स्टेट का जो राइट है कानून बनाने का, उसका उल्लंघन किया, वॉयलेशन किया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने फूड आइटम पे लॉ बनाए, फूड आइटम को ध्यान में रख के ये कानून बनाए। और फूड आइटम किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। तो और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो भी क्या है, फूड आइटम है। तो फूड आइटम को लेके सेंट्रल ने लॉ बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे कहना है। और फूड आइटम क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है, और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं फूड आइटम और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो दोनों ही अलग हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे रॉ फॉर्म में, मतलब कच्चा माल एग्रीकल्चर का ऐसा होता है, वो खाने के लिए डायरेक्ट नहीं होता, वो रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद वो उसे प्रोसेस करते हैं, जब वो खाने का प्रोडक्ट बनता है। मान लो जैसे अनाज है, गेहूँ है, वीट क्या है, रॉ मटेरियल है, अभी कच्चा माल। तो वीट को डायरेक्ट कोई कैसे नहीं खा सकता ना, कि लिया और मुंह में डाल लिया खा लिया, मतलब ये फूड प्रोडक्ट नहीं है,
फूड मतलब फूड प्रोडक्ट है लेकिन डायरेक्टली नहीं इसे कंज्यूम कर सकते, तो ये रॉ मटेरियल है। तो ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये दोनों, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और फूड आइटम बिल्कुल अलग है इससे। और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये देखते हैं, संविधान में क्या विचार हैं इसके लिए। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, ये तो बता दिया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो कनकरेंट लिस्ट है ना, कनकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल में, उसकी एंट्री 33 में, 33 एंट्री नंबर 33 में, एंट्री 33 में कनकरेंट लिस्ट की में वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है कि सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं किस पे, किसको कंट्रोल करना हो, प्रोडक्शन को, सप्लाई को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट को, एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री या उद्योग के प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे, सप्लाई पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे कानून बना सकती है उसे कंट्रोल करने के लिए। प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी मान लो कोई भी इंडस्ट्री कोई सा भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, कोई भी उत्पाद, या सप्लाई कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ये एंट्री 33 बोलती है कनकरेंट लिस्ट की। और ये इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मतलब इसमें सम्मिलित है कि एग्रीकल्चर पे भी, उसके प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पे लॉ बना सकती है सेंटर भी और स्टेट भी। तो सेंटर को यहाँ से पावर मिलती है एंट्री 33 से कि हाँ, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी, उसके कंट्रोल पे, सप्लाई पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल करने के लिए सेंटर लॉ बना सकता है। समझाया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर स्टेट चाहता है किसी भी सेंट्रल लॉ, मान लो कनकरेंट लिस्ट में कोई भी कानून बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कानून बना हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ पे स्टेट गवर्नमेंट मान लो उस सब्जेक्ट पे कानून बनाना चाहती है, लॉ बनाना चाहती है, कोई भी एक्ट पास करना चाहती है, तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेगी, उसकी परमिशन लेगी, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेगी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि प्रेसिडेंट किस पे काम करता है, किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। तो जब पीएम साहब इसे प्रधानमंत्री एडवाइस देंगे तो प्रेसिडेंट वही काम करेगा। तो प्रेसिडेंट की या सेंटर की क्लियरेंस लेनी पड़ती है स्टेट को जब उस कानून पे, उस लॉ पे कानून बनाना हो, उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना रखा हो। समझे। और अगर मान लो परमिशन नहीं ली स्टेट गवर्नमेंट ने और उस सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है, मान लो कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, मान लो ए कोई सब्जेक्ट है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून बना हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने बना दी, ये कनकरेंट लिस्ट में आता है ये सब्जेक्ट ए। तो जब सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना सेम सब्जेक्ट पे, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है वो ही माना जाएगा, वो ही प्रिवेल करेगा। अब फिर क्या क्या और इससे के आर्गुमेंट है, ये है कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट को फैसिलिटी दी गई है कनकरेंट लिस्ट में, क्यों दी गई कि उन स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकें। क्योंकि मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट पास करती है, वो होल इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, तो स्टेट के पास बहुत कम पावर बच जाती है उस पर लॉ बनाने की। मान लो क्योंकि स्टेट अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्टेट में क्या ज़रूरी है, तो स्टेट को भी इसलिए ताकि अपने रीजन के हिसाब से, डिफरेंट रीजन है डिफरेंट स्टेट के, अपने रीजन के हिसाब से लॉ बना सकें, इसलिए ये फैसिलिटी दी गई है उनकी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम में कंसर्न है उनको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, स्टेट ने ये सेंट्रल लॉ जो हैं इस अब बनाए हैं, उनके पास ऑप्शन है क्या कुछ, अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मतलब अब जो सेंटर और स्टेट का जो डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो सेंटर स्टेट का जब डिस्प्यूट चलेगा
तो सिर्फ स्टेट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि इनका केस जब सेंटर स्टेट का हो या स्टेट और दूसरे स्टेट का डिस्प्यूट चल रहा हो, तो इन दोनों का डिस्प्यूट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। उसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, कि इनका जो विवाद है निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इनका केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं स्टेट्स सेंटर के खिलाफ। कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 131, इसलिए न्यूज़ में था आर्टिकल 131 के कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, कि मैटर रिलेटेड टू बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट का कोई भी मामला है, बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे डायरेक्टली, सुप्रीम कोर्ट ही उनको रिजॉल्व करेगा। तो ये आर्टिकल 131 में है। अगर स्टेट के बीच में भी होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला। ये किस में दिया, आर्टिकल 131 में दिया हुआ है। तो स्टेट क्या है, सेंटर के खिलाफ आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में अब केस दर्ज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है एक तो स्टेट के पास। दूसरा क्या है कि सेंटर स्टेट, जो क्वेश्चन पूछा था हेडिंग में, इसके जो टॉपिक का हेडिंग थी कि क्या स्टेट इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकता है सेंट्रल लॉ को। सेंट्रल लॉ को इम्प्लीमेंट करने से मना तो कर सकता है, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि लॉ बनाएगा। स्टेट क्या है, एक लॉ बनाएगा, वही कंकरेंट लिस्ट में जैसे है सेंटर ने बना दिया कोई लॉ, तो स्टेट इम्प्लीमेंट करने से मना तब कर सकता है, स्टेट एक लॉ बनाएगा और लॉ को बनाने के लिए परमिशन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, या ठीक है जी, परमिशन लेगा और परमिशन दे देगा तो वो लॉ पास करेगा फिर सेंटर। तो फिर जो सेंट्रल का एक्ट है वो ना, और वो रद्द हो जाएगा। अगर सेंट्रल ने परमिशन दे दी पर्टिकुलर स्टेट को, तो फिर स्टेट का लॉ लागू होगा। तो स्टेट इम्प्लीमेंट करने से मना तो कर सकता है, लेकिन सेंटर की परमिशन चाहिए उसके लिए भी, बिना सेंटर की क्लियरेंस के लिए नहीं कर सकता। असेंट चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस पे ही काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। ये कौन से आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 244 क्लॉज 2। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज की हुई है अभी। किस पे रैंकिंग होती है इसकी बेस, सिविल, इकोनॉमिक, पर्सनल फ्रीडम पे इसकी रैंकिंग दी जाती है। और कितने इंडिकेटर होते हैं, 76 इंडिकेटर होते हैं, पैरामीटर होते हैं, जिनके बेस पे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज की जाती है। और ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है जी, कौन पब्लिश करता है इसको, अमेरिकन थिंक टैंक है एक, काटो इंस्टीट्यूट, और एक कनाडा का है कौन सा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो दो इंस्टीट्यूट मिलके इसको पब्लिश करते हैं, इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को कौन करता है, काटो इंस्टीट्यूट अमेरिका का और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का। 76 इंडिकेटर पे बेस्ड। अब इसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, 111 111 रैंक आई है, 111 रैंक आई है इंडिया की 162 कंट्रीज़ में। लास्ट ईयर कितनी थी, 94 थी इंडिया की रैंक 2019 में। इंडिया चाइना और बांग्लादेश से अच्छी रैंक आई है, क्योंकि चाइना की 129 है और बांग्लादेश की 139 रैंक है। और ग्लोबल परफॉर्मेंस क्या रहा है इसका, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है इसमें, इस ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, और स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग सेकंड और थर्ड पे हैं इसमें। और सबसे लास्ट आया जी सीरिया, सबसे लास्ट रैंकिंग है सीरिया की 162। और हमारी इंडिया की कितनी है, 111। लास्ट ईयर कितनी थी, 94 2019 में, 2020 में 111। बस इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, ये जी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपी हुई। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं इसे, डिजिटल करेंसी। ये 2008 में इन्वेंट की गई थी, बनाई गई थी। कि इसके कुछ नहीं पता किसने बनाई है, किसने, कोई अननोन पर्सन है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाई है, लेकिन नाम यूज किया था किसका, सतोशी नाकामोटो का। ये जापान का आदमी है, उसका नाम यूज करके बनाई गई थी, सतोशी नाकामोटो। 2008 में इन्वेंट किया गया था। और स्टार्ट कब की गई थी, 2009 से स्टार्ट की गई थी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। इसमें होता क्या है,
बिटकॉइन बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है। मान लो एक कंप्यूटर फाइल होती है जो डिजिटल वॉलेट में सेव हो जाती है, सेव हो जाती है स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में। कैसे? आपने कभी पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ये वगैरह यूज़ तो किए होंगे ना। इन पे क्या होता है, आपके वॉलेट होता है, वॉलेट में क्या है, पैसे, आपके जो वॉलेट में पैसे होते हैं वो इसमें सेव होते हैं। मान लो 1000 हैं, 500 हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो सेव होती है कंप्यूटर फाइल में ही, स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में, कंप्यूटर फाइल की तरह एक डिजिटल वॉलेट होता है इसका। पीपल क्या है, सेंड कर सकते हैं अपने किसी दूसरे पर्सन के डिजिटल वॉलेट में, सेंड कर सकते हैं बिटकॉइन को। लेकिन जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना बिटकॉइन की एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, वो एक क्या है, पब्लिक लेजर में, पब्लिक लेजर पब्लिक लेजर में सेव होती हैं। लेजर का मतलब होता है जी अकाउंट, खाता। ये लेजर पब्लिक लेजर में एक सेव होती हैं। और जिस इसी पब्लिक लिस्ट को बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इसी तकनीक को, इस प्रोसेस को जो सेव होता है, इसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अब इसमें क्या एक करते हैं जी कि जो ये बिटकॉइन होता है, ये बिल्कुल जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, ये अनोनिमस होता है, किसी का नाम नहीं होता। अनोनिमस इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है कि मतलब इसको कोई ना तो चुरा सकता, ना कोई हैक कर सकता। और ये पब्लिक लिस्ट में, पब्लिक लेजर में ये लेजर में सेव होती है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होता है, एक तरह से डिजिटली होता है। लेकिन इसमें एक है, मान लो आप फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट जो मतलब जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं या प्राइवेट बैंक, जितने भी जो बैंकिंग सिस्टम है मतलब उनके थ्रू होते हैं। मान लो आपका पेटीएम का अकाउंट है, पेटीएम से दूसरे आदमी के पेटीएम में भेजा आपने, दूसरे पर्सन के किसी के, तो क्या है कि बीच में बैंक होता है, बैंक ट्रांजैक्ट करता है इसको। लेकिन इसमें क्या, कोई भी बैंक नहीं होता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है इसमें। बिना फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक तरह से आपके वॉलेट में ये एक सेव हो जाएंगे बिटकॉइन। और इसे आप कुछ भी चीज़ खरीदने बेचने के लिए तो उस पर्सन से कॉन्टेक्ट, मतलब उस पर्सन के अकाउंट में भेज सकते हो। इसमें कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट बीच में नहीं होता, जैसे इसमें बैंक वगैरह बीच में होते हैं पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एबीयू। ये क्या है एबीयू, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन? ये एक नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी, नॉन गवर्नमेंटल, गैर सरकारी, नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है जैसे टीवी रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, प्रकाशित होते हैं प्रोग्राम वगैरह, तो उनको ये प्रमोट करना इसका काम है एशिया और पैसिफिक रीजन में। एशिया और पैसिफिक रीजन में, एशिया कॉन्टिनेंट और पैसिफिक कॉन्टिनेंट में इसका काम है। ये इसका रोल दिया है ये सब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का। एशिया पैसिफिक, एशिया कॉन्टिनेंट और पैसिफिक कॉन्टिनेंट में, रीजन में, उसमें क्या है, ब्रॉडकास्टिंग को डेवलपमेंट करना, हेल्प करना डेवलपमेंट करने में, और प्रमोट करना मेंबर के इंटरेस्ट को, टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट को। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन 1964 में। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर या मुख्यालय एक तरह से कहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट? मलेशिया में, कोलालमपुर में। कोलालमपुर कहाँ? मलेशिया में। इसके 272 लगभग, इसके 272 से भी ज़्यादा, 272 से ज़्यादा मेंबर हैं, 272 से ज़्यादा, जो 76 कंट्रीज से आते हैं। मतलब इसके जो ब्रॉडकास्टर होते हैं ना, टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग पूरे वर्ल्ड की
सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। और ये क्या है, वर्ल्ड ब्रॉडकास्टर यूनियन है जो, उसका भी मेंबर है ये ABU, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है जो। ये तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, ये तो सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ब्रॉडकास्टिंग को प्रमोट करती है। और जो वर्ल्ड ब्रॉडकास्टर यूनियन है पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्टिंग को प्रमोट करती है। तो ये ABU, ये वर्ल्ड ब्रॉडकास्टर यूनियन का भी मेंबर है। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। इसको अभी रिव्यू किया गया है। ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। इसे कब लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था जी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। वर्ल्ड बैंक भी इसे सपोर्ट करता है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को। क्या क्या इसके टारगेट हैं, क्या पर्पज है इसका नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे लॉन्च कर किया था। इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक भी इसे सपोर्ट करता है। 2016 में लॉन्च किया था जी। वो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था, 2016 में। और याद रखना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इसे 100%, और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 100% ग्रांट कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा देती हैं, दोनों इम्प्लीमेंट करती हैं। इसका बजट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना बजट दिया है, फिर भी देख लो 3680 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं 8 साल के पीरियड के लिए। ये क्या करेगी, जो वाटर रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो पानी के जितने भी स्रोत हैं उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेसिबल कराना, उनको उपलब्ध कराना। और जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जो भी पानी के से लेके पानी के रिसोर्स को मैनेजमेंट करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट है। तो जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन करना, उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना, ये इसका टारगेट है। बस इसमें इतना ही था। इसका डेटा वगैरह रिपोजिटरी तैयार होता है इसके अंदर। तो आज के लेक्चर में यही टॉपिक थे। अब हम क्या है कि क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिलीजेस करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। किस कंट्री ने रिलीज़ की है ये करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। मैंने कल के करंट अफेयर में भी कराया था, किसने की है बताओ। ऑप्शन है आपके ए USA, चाइना, रसिया या UK। ये रिलीज़ की जी USA ने, USA ने रिलीज़ की है करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PMSSS किसने लॉन्च की, मतलब किसके लिए लॉन्च की है, कौन सी यूनियन टेरिटरी के लिए लॉन्च की है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम किसने लॉन्च की, मतलब कौन सी टेरिटरीज़ के लिए, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। पहला है जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, दामन दीव, दादर एंड नागर हवेली। ये एक मान लो जी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आपके ऑप्शन है ये 1, 2 एंड 5, 1 एंड 3, 1, 3, 4 एंड 3 एंड 4। इनमें से बताना है आपको कौन कौन से हैं। तो ये लॉन्च की है किसके लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसके ऑप्शन 1 एंड 3 हो जाएंगे, 1 एंड 3। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी है, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है। IDA इज फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या करता है, उधार देता है, लैंड करता है, फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है। तो ये कौन सी जो संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है IDA, ये बताना आपको। वर्ल्ड बैंक का है क्या, IMF का है क्या, ब्रिक्स का है या WEF का। ये पार्ट है जी वर्ल्ड बैंक का। किसका, वर्ल्ड बैंक का IDA, इंटरनेशनल
डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इसमें इंस्टीट्यूशन आते हैं, 5 संस्था आती हैं इसकी। उन 5 में से एक है IDA, जो कंट्रीज़ को उधार देता है। नेक्स्ट क्या है ये बताना हमें। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो गिफ्ट सिटी में है, ये IFSC एक सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कहाँ पे लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी में। और ये गिफ्ट सिटी और IFSC कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, कौन सी जगह पे बने हुए हैं, ये बताना है आपको। दिल्ली में है क्या, गांधीनगर में, गुरुग्राम में या नोएडा में? ये जी गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पे, गांधीनगर में। IFSC और गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बना हुआ है। गिफ्ट सिटी के अंदर ही ये IFSC का सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है जी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बताना आपको कहाँ पे है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघई में, बीजिंग में, न्यू दिल्ली में या मॉस्को में? न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है जी, इसे ब्रिक्स बैंक्स भी बोलते हैं। ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसे। ब्रिक्स की कंट्रीज ने मिलकर इसे बनाया है। ब्रिक्स का क्या फॉर्म है, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है, समूह है, उसका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है संघई में। कहाँ पे, संघई में। संघई कहाँ पे, चाइना में। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इंडिया। पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में, संसद में जो सेशन होते हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये आपको कंसीडर करनी है। फर्स्ट क्या है, इंडिया डज हैव ए फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर एंड मीट्स फॉर 3 सेशन इन ए ईयर। जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसके पास एक फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर है इंडिया के पास, और कम 3 सेशन, एक साल में 3 बार सेशन होते हैं। फर्स्ट ये कहता है। सेकंड क्या कहता है, बजट सेशन यूजुअली लॉन्गेस्ट पीरियड का होता है। 3 सेशन होते हैं ना, बजट सेशन और मानसून सेशन और एक विंटर सेशन। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यूजुअली, अक्सर बजट सेशन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड का होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट समन करता है, बुलाता है, समन का मतलब मीटिंग जब होती है पार्लियामेंट की, समन होता है पार्लियामेंट का, वो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है, ये बताना आपको। तो कौन से ठीक है, आपके ऑप्शन है ये 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 2 ओनली। बताओ जी कौन कौन सी। देखो जी ये तो गलत है बिल्कुल। कैसे, इंडिया डज हैव ए फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, इंडिया के पास कोई पार्लियामेंट्री फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। यूजुअली बजट सेशन जो होता है लॉन्गेस्ट पीरियड का होता है, तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। और जो पार्लियामेंट का समन करने का प्रोविज़न है, जो पार्लियामेंट को समन किया जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो कॉप्स ये 2 और 3 सी में है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी जो स्टेटमेंट दी हुई है उनको आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। कौन सी स्टेटमेंट सही है देखना आपको, उनके बेस्ड पे आंसर चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वोटिंग राइट्स फॉर NRI वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया सून आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 थ्रू एन अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये कह रहा है कि जो NRI को वोटिंग राइट दिया गया था वो 1991 में दिया गया था क्या, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी 1991 में। तो NRI को तब राइट दिया गया था क्या, 1991 में। ये मैंने कल करंट अफेयर में कराया था, याद करो। और थ्रू एन अमेंडमेंट टू दी RP एक्ट 1950, तो आपको बताना है कब दिया गया, ये सही है गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टू एक्सटेंड द पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी टू NRI वोटर्स द गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट नोड्स।
अभी जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा है ना कि एनआरआई को पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी दिया जाए कि मतलब जिस कंट्री में वो रह रहे हैं फॉरेन में, विदेश में, वहीं से ही वो पोस्टल वॉलेट के ज़रिए पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट कर सकें। तो ये फैसिलिटी देने के लिए क्या गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पास कराने की ज़रूरत है? इस देने के लिए कुछ कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये बताना है। दूसरा, जो एनआरआई वोटर हैं सबसे लार्जेस्ट नंबर केरल में रजिस्टर हैं क्या? केरल स्टेट में। अब बताना फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा है, और आपके ऑप्शन है ये 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 3 3 ओनली। अब बताना आपको। देखो जी, ये पहली बात तो एनआरआई को वोटिंग राइट ना कल मैंने बताया था करंट अफेयर की क्लास में 2011 में दिया गया था, 2011 में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि पोस्टल वॉलेट फैसिलिटी को करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत है जी। पार्लियामेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल गलत है। इस स्टेटमेंट की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और केरल, ये बिल्कुल सही है, केरल में लार्जेस्ट नंबर है लगभग जो एनआरआई वोट करते हैं। तो लास्ट इलेक्शन में भी लगभग 1 लाख ने की थी, जिसमें से 89,000 लगभग केरल से ही थे। तो ये मैंने कल के करंट अफेयर के टॉपिक में बताया था। तो ये बिल्कुल सही है जी। और दूसरा, अच्छा इसमें पूछा है डज नॉट रिक्वायर, ये सही हो जाएगा जी। ये सेकंड स्टेटमेंट ये लिखा है ना, देखो यहाँ लिखा है डज नॉट रिक्वायर, गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री नोड, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए इसे फैसिलिटी को पास करने के लिए। तो ये सही हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। ये दूसरा भी सही है और ये तीसरा भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है डज नॉट रिक्वायर, गवर्नमेंट को कोई पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी एनआरआई को देने के लिए। तो ये दो स्टेटमेंट सही हैं, 2 एंड 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है देखो, पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी एक्सटेंड करने के लिए ओवरसीज वोटर को, एनआरआई को पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट को क्या है, सिर्फ जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल बना हुआ है एक 1961 का, सिर्फ उसमें ही अमेंडमेंट करना, सुधार करना है, और उसमें कोई पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए। इस डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट नोड। तो सिर्फ क्या है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है, इस रूल में बदलाव करेगी 1961 के में गवर्नमेंट, उसमें पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या है, एक्ट कोई रिजोल्यूशन पास होता है तो पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, तो इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, रूल बना हुआ है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसमें सुधार करेगी गवर्नमेंट और ये पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी एनआरआई को दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, कल पूरी अच्छे से डिटेल न्यूज़ कराई थी मैंने, ये तो आपको बताना ही है, ये गलत नहीं होना चाहिए। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ डेवलप्ड बाई, S-400 मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये किस कंट्री का है, किस कंट्री ने डेवलप किया, ये बताना है आपको। किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, चाइना का है, इसराइल का है या रसिया का है, ये आपने बता दिया होगा। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम बताओ किससे, रसिया से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने, रसिया से, रसिया का है, कल हमने अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भी ये हम उसी न्यूज़ में पढ़ा था, ये हमें कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, काटसा, अमेरिका का जो काटसा एक्ट है उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। कौन कौन सी स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्या है, जो काटसा का कोर ऑब्जेक्टिव है, इट्स कोर ऑब्जेक्टिव इज़ टू काउंटर ईरान, रसिया, नॉर्थ कोरिया थ्रू प्यूनिटिव मेजर्स, जो अमेरिका का काटसा एक्ट है उसका उसका लक्ष्य, उसके लक्ष्य क्या, टारगेट ऑब्जेक्टिव ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करना है क्या, प्यूनिटिव पनिशमेंट देके, प्यूनिटिव मेजर्स लेके, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट एम्पावर्स द यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज सम सैंक्शन, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध, सैंक्शंस ऑन पर्सन एंगेज इन ए सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर। क्या ये यूएस प्रेसिडेंट को पावर करता है, एम्पावर करता है, अथॉरिटी देता है कि वो जो भी रसिया से कोई पर्सन डील कर रहा है उस पे सैंक्शन लगा सके, कुछ प्रतिबंध लगा सके,
तो बताइए दोनों स्टेटमेंट में से आपको कौन सा चाहिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नाइदर वन नाइदर टू। देखो जी, कल ये अच्छे से मैंने पढ़ाया था। ये जो कार्ड्स एक्ट है वो उनको प्यूनिटिव मेजर्स देगा जो ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन बनाते हैं, ट्रेड करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीनों कंट्री याद रखना, ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया। और ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी भी, यूएस प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है जो रसिया के साथ डील करता है डिफेंस डील, इंटेलिजेंस सेक्टर में, तो उस पर सैंक्शन लगा सकता है यूएस का प्रेसिडेंट, प्रतिबंध लगा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आर द इनिशिएटिव ऑफ, किसके इनिशिएटिव हैं ये दोनों, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, किसने इनिशिएटिव में किसने चलाए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है जी यूएन एनवायरनमेंट ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ ने। बताओ जी ये दोनों प्रोग्राम किसके इनिशिएटिव में किसने चलाए थे। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये जी वर्ल्ड बैंक है। किसके, वर्ल्ड बैंक ने चलाए थे 2009 में। याद रखने दोनों फैसिलिटी, वन स्टेटमेंट में ये आ जाते हैं किसके प्रोग्राम है, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और फॉरेस्ट कार्बन फैसिलिटी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी किसके हैं, वर्ल्ड बैंक के। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने 10 क्वेश्चन किए, आपका कल का रिवाइज भी हो गया होगा। कुछ स्टेटिंग क्वेश्चन थे, ये न्यूज़ में नहीं था ये वाला, लेकिन फिर भी पूछा गया आपको रिवाइज कराने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।